इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। हम आपको कैपेसिटी के बारे में समझा चुके हैं कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी हम आपको बता चुके हैं, स्टोरेज एबिलिटी। स्टोरेज एबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है ये हम आपको बता चुके हैं कि स्टोरेज एबिलिटी को हम कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन अगर यही स्टोरेज एबिलिटी किसी कंडक्टर के पास हो, अगर यही स्टोरेज एबिलिटी किसी कंडक्टर के पास हो जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा हो, जो कि किसको स्टोर कर रहा हो, चार्ज को। अगर यही स्टोरेज एबिलिटी किसी कंडक्टर की हो जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा है, तब हम इसको नाम देते हैं कैपेसिटेंस। तब इसको क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी दोनों एक ही हैं। हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी और कैपेसिटेंस का मतलब एक ही है, बस डिफरेंस ये है कि कैपेसिटी का मतलब कुछ भी स्टोरेज एबिलिटी, कोई भी मीडियम या कोई भी चीज कुछ भी स्टोर कर रही हो तो उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है जो कि किसको स्टोर करता है? चार्ज को। तो किसी कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को, किसी कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी द स्टोरेज एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर, द स्टोरेज एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी किसी भी कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। ये सिर्फ आपको हम समझने के लिए डिफिनेशन बता रहे हैं। अभी हम इसकी डिफिनेशन आपको लिख देंगे बोर्ड पे। हम आपको सिर्फ समझने के लिए डिफिनेशन बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है, क्योंकि आप कोई भी डिफिनेशन तभी अच्छे से तैयार कर पाएंगे जब उसका मतलब आपको पता हो। आपको ये पता हो कि वाकई में कैपेसिटेंस का मीन क्या है इसकी मीनिंग, तब तो आप इसकी डिफिनेशन अच्छे से तैयार कर लोगे। और जब आपको इसकी मीनिंग ही नहीं पता होगी, इसका सेंस ही नहीं पता होगा, मतलब नहीं पता होगा, आप इसको तैयार नहीं कर पाओगे। तो पहले तो ये समझिए कैपेसिटेंस है क्या। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? तो कैपेसिटी हम आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि स्टोरेज एबिलिटी को हम कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन अगर यही स्टोरेज एबिलिटी किसी कंडक्टर की हो जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा हो, तब हम इसको कैपेसिटेंस कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी दोनों एक ही हैं। क्लियर? तो कैपेसिटेंस समझ में आया। कोई भी कंडक्टर अपने पास जितना चार्ज स्टोर करता है, कोई भी कंडक्टर अपने पास कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को हम उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। उस कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। और जब इसके पास चार्ज नहीं होगा तो इसका पोटेंशियल भी जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। यानी पोटेंशियल V जो है वो डिपेंड करता है चार्ज पे। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके पास अगर अभी कोई चार्ज नहीं है तो इस समय इस कंडक्टर के पास पोटेंशियल भी नहीं होगा, इसका पोटेंशियल भी जीरो होगा। लेकिन जैसे से हम इस चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, हमने क्या किया, अभी चार्ज कोई नहीं था, हम इस चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं, हमने प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, इस तरह से चार्ज को बढ़ाना शुरू किया। हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे। तो जैसे से कंडक्टर के चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे से कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। चार्ज को बढ़ाने पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। चार्ज और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, या फिर चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो चार्ज को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे से पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, आएगा इक्वल। और आप जानते हैं कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है इक्वल आता है और एक कांस्टेंट जुड़ता है। कांस्टेंट यहाँ हुआ C, वेयर C इज अ कांस्टेंट इट इज कॉल्ड, वेयर C इज अ कांस्टेंट, ये C कांस्टेंट है, वेयर C इज अ कांस्टेंट where C is a constant, it is called capacitance. Capacitance of
कंडक्टर। यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर का कैपेसिटेंस। वेयर C इज अ कांस्टेंट इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे से हम किसी कंडक्टर के चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे से इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, जैसे से चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे से पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल साइड का इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट जुड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट जो जुड़ा वो C है, यहाँ पे जो कांस्टेंट जुड़ा ये C है। इसी कांस्टेंट को, वेयर C इज अ कांस्टेंट इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालें तो यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया C इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर? देखिए ये C इक्वल टू V अपॉन में जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर हम डिफिनेशन बोले कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की डिफिनेशन क्या होगी, द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द, किससे डिफाइन हो रहा है, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड राइज इन पोटेंशियल। यानी द कैपेसिटेंस is defined as the ratio of given charge, यानी जो चार्ज हमने दिया है, given charge to the rise in potential, यानी जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है, किसके बराबर है, यहां से फिर से समझिए, ये कोई कंडक्टर था हमारे पास, स्टार्टिंग में इसके पास कोई चार्ज नहीं था, हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल भी कितना था, 0 ही था। हमने क्या किया, चार्ज को बढ़ाना शुरू किया, जैसे से चार्ज को हम बढ़ाएंगे वैसे से पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/R, यानी पोटेंशियल भी डिपेंड करता है चार्ज पे या फिर चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, Q डिपेंड करेगा V पे, V डिपेंड करेगा Q पे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल साइड का इक्वल आता है और एक कांस्टेंट जुड़ता है, वेयर C इज अ कांस्टेंट इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसी कांस्टेंट C को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। C का फॉर्मूला क्या हुआ, C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V। Q है चार्ज, V है पोटेंशियल, यानी द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द राइज इन पोटेंशियल। हमने कितना चार्ज दिया उसको, कितना पोटेंशियल उसका बढ़ गया, हमने किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दिया और कितना पोटेंशियल उसका बढ़ गया, इस रेशियो को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, हमने साफ साफ देखा कि जो कैपेसिटेंस है फॉर्मूले में Q और V है, तो हमारे हिसाब से Q और V पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला जरूर आया Q और V, लेकिन कैपेसिटी जो होती है ना ही Q चार्ज पे डिपेंड करती, ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले से हमारे पास कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो C है वो Q अपॉन V आया, लेकिन जो कैपेसिटी होती है वो ना ही Q, यानी Q मतलब चार्ज, ना ही चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड किस पे करती है, कैपेसिटी डिपेंड किस पे करती है बेटा, जो कैपेसिटेंस है उसके फॉर्मूले में C इक्वल टू Q अपॉन V आया, C इक्वल टू Q अपॉन V आया, तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल, इन पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन कैपेसिटी जो होती है वो ना ही चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, बल्कि डिपेंड किस पे करती है, तो सबसे पहले डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। हमने आपको बताया अभी कैपेसिटी, कैपेसिटेंस का मतलब हमने आपको बताया कैपेसिटी, और जिसका मतलब होता है स्टोरेजेबिलिटी, जिसका मतलब होता है स्टोरेज एबिलिटी। तो कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज एबिलिटी। अब आप ये बताइए किसी बर्तन में कितना पानी स्टोर हो सकता है। हमने एक बाल्टी अपने पास ले रखी, हमने मान लेते हैं अपने पास एक बकेट ली और हम ये कह रहे हैं बताइए इसमें कितना पानी स्टोर होगा। क्या ये डिपेंड करेगा कि ये किस पे कितना पानी पहले से भरा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि डिपेंड किस पे करेगा कि इस बाल्टी का साइज कितना है, 10 लीटर। हमने कहा इस बाल्टी का साइज 10 लीटर है, तो सिंपल साइज बाल्टी में 10 लीटर ही पानी आएगा, इस बाल्टी में 10 लीटर ही पानी आएगा, इससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं आ सकता। हाँ, अगर हम बाल्टी के साइज को बढ़ा दें तो पानी ज़्यादा आ जाएगा। ये इस बात पे बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है कि बाल्टी में पानी भरा कितना जा रहा है। बाल्टी में अगर 10 लीटर पानी आता है, हम कहते हैं इसमें 20 भर देंगे, तो क्या पॉसिबल है? ये कंडक्टर था, हमने कहा इस पर 10 कूलाम चार्ज स्टोर हो सकता है। कितना स्टोर हो सकता है? 10 कूलाम। अब हम इसको 20 देना शुरू कर दिए, 20 कूलाम चार्ज हम इसको दे रहे हैं। हम इसको 20 कूलाम चार्ज देंगे तो क्या इसके पास आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
ये बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है कि हम इसको कितना चार्ज दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा बाल्टी कि में हम कितना पानी डाल रहे हैं, बल्कि डिपेंड किस पे करेगा, इस बाल्टी का साइज कितना है। अगर बाल्टी का साइज बड़ा होगा, हम बाल्टी को थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो 10 लीटर से ज़्यादा 20 लीटर आ जाएगा, 15 लीटर कुछ भी ज़्यादा। अगर हम बाल्टी के साइज को बढ़ा देंगे तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर बाल्टी के साइज को चेंज नहीं करेंगे तो इसमें जितना पानी आ रहा है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सबसे पहले साइज पे डिपेंड कर रहा है। साइज को बढ़ा देंगे तो स्टोरेजेबिलिटी बढ़ जाएगी, अपने पास वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा, यानी वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें चार्ज का सबसे पहला पॉइंट तो हमें समझ में आया कि कैपेसिटेंस साइज पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ और समझिए, और किस पे डिपेंड कर सकता है, साइज के अलावा सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अब ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है, अब इसको समझिए। हमने क्या किया, ये एक बाल्टी ली और हमने इसमें पानी भरना शुरू किया। इस बाल्टी की कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर है। हमने चले इसमें पानी भरना शुरू किया, इसमें पानी भरना शुरू हुआ और हम लगातार पानी डालते जा रहे हैं। 10 लीटर पानी हो गया, 10 लीटर पानी हो गया। हम पानी लगातार ऊपर से डालते जा रहे हैं, और 10 लीटर पानी हो गया। लेकिन अभी भी हमने नल अपना बंद नहीं किया, अभी भी पानी हम डाल रहे हैं। क्या बाल्टी मना कर देगी कि नहीं पानी मत भेजो? ऐसा तो नहीं होगा कि बाल्टी मना कर देगी कि हमारे पास 10 लीटर पानी आ गया, पानी मत भेजो। पानी तो अभी भी आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये पानी बाहर बह जाएगा, क्योंकि बाल्टी अपने पास सिर्फ 10 लीटर ही रोकेगी। बाल्टी अपने पास सिर्फ 10 लीटर रोक रही, आप ऊपर से पानी और डालते जा रहे हैं, बाल्टी बिल्कुल नहीं मना करेगी कि पानी मत भेजो। उसके पास जो पानी आया वो बाल्टी के पास आया भी, लेकिन बाहर बह गया, यानी लीकेज हो गया। जो पानी एक्स्ट्रा आपने दिया वो पानी लीक हो गया। ये पोर्शन हुआ लीकेज का। इसने मना नहीं किया कि आप पानी मत भेजिए, इसकी जितनी कैपेसिटी थी 10 लीटर उतना तो इसने अपने पास रोका, और बाकी पोर्शन को इसने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, मतलब लीक कर दिया। यही काम कंडक्टर करता है, सेम यही काम कंडक्टर करता है। कैसे? जैसे हमने बाल्टी के साथ बताया कि आप पानी उसमें ऊपर से डाल रहे हैं, पानी भरते जा रहे हैं, 10 लीटर पानी उसने अपने पास रोक लिया, बाकी लीक कर दिया। सेम यही काम कंडक्टर करता है। कैसे करता है कंडक्टर ये काम? हमने एक कंडक्टर लिया और उसको चार्ज देना शुरू किया। हमने क्या किया, इसको जो चार्ज दिया, अभी चार्ज यहाँ तक इसमें हमने जो भी चार्ज दिया वो इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके सराउंडिंग कोई ना कोई तो मीडियम होगा। हम यहाँ पे मार्कर की बात करते हैं, ये कंडक्टर है मान लेते हैं, तो इसके चारों ओर भी मीडियम है, मतलब एयर है, तो इसके चारों ओर भी एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स, इसके चारों ओर हमने एयर के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए बना दिए। इस कंडक्टर के चारों ओर एयर के मॉलिक्यूल हैं, हर तरफ एयर है। थोड़े बड़े मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए, हर तरफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ये कंडक्टर कुछ ना कुछ मीडियम से तो घिरा होगा, ये कंडक्टर किसी ना किसी मीडियम से तो घिरा होगा। ये कंडक्टर था, हमने इसको एक चार्ज दिया था, ये चार्ज इसके सरफेस पे फैल गया और ये एयर मॉलिक्यूल्स है। हमने और चार्ज दिया, अभी मान लेते हैं इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगी, कुछ ना कुछ तो स्टोरेज इसकी एबिलिटी होगी, जितना अपने पास स्टोर कर सकता था। हमने क्या किया, इसको और चार्ज दिया, तो चार्ज जो थोड़ा दूर दूर था डेंसिटी बढ़ गई, क्लियर? इतना अपने पास स्टोर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही। एयर मॉलिक्यूल से अभी भी घिरा हुआ। एयर एक गुड इंसुलेटर होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी एयर एक गुड इंसुलेटर होती है, एक अच्छी इंसुलेटर होती है। यानी यहाँ पे हम इसको जो चार्ज दे रहे हैं, जो भी चार्ज हम बाहर से दे रहे हैं वो कंडक्टर के पास ही रहेंगे, वो चार्ज किसी कीमत पे एयर के पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा कंडक्टर के पास रुकना चाहता है, वो इंसुलेटर के पास नहीं जाता। अच्छा, अब एयर मॉलिक्यूल्स अगर हैं, थोड़ा इनको समझिए। अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप जानते हैं, यानी आइटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स एयर के आइटम्स हैं, आप जानते हैं कोई भी आइटम उसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। हर एक आइटम में प्लस सेंटर पे होता है और निगेटिव उसके चारों ओर घुमा करता है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास भी प्लस और माइनस दोनों होंगे, इन एयर मॉलिक्यूल्स के पास भी प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। क्लियर? अच्छा, अब जब प्लस माइनस दोनों होंगे, इन एयर मॉलिक्यूल्स के पास प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। ये कंडक्टर जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स के निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी हर मॉलिक्यूल का निगेटिव जो होगा वो यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
क्योंकि हर यानी इस कंडक्टर के चारों ओर एयर के मॉलिक्यूल्स थे। अब एयर मॉलिक्यूल्स यानी आइटम्स हैं, अगर आइटम्स है तो उनके पास प्लस माइनस तो होना ही है, अगर आइटम्स है तो प्लस माइनस उनके पास होगा, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। ये कंडक्टर क्या कर रहा है, इन निगेटिव को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, इन निगेटिव को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, करता रहेगा कोशिश। लेकिन एयर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब इसका जो निगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपने न्यूक्लियस से मजबूती से बंधा है, इतनी आसानी से आने वाला नहीं है, इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। क्लियर, हमने क्या किया, और चार्ज दिया इसको, इतने चार्ज तक तो कुछ नहीं हुआ, इसने इसको खींचा नहीं, स्ट्रेच बढ़ा, पोलराइजेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स के पास पोलराइजेशन हुआ, माइनस इधर खींच के आया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसके पास आया नहीं। हमने क्या किया, बाहर से चार्ज और बढ़ाया, हमने बाहर से चार्ज और बढ़ाया, थोड़ा और चार्ज दिया। अब हमने जैसे ही बाहर से चार्ज और बढ़ाया, बाहर से चार्ज बढ़ाते ही यहाँ पे डेंसिटी और पावरफुल हुई। जैसे ही यहाँ पर चार्ज और पावरफुल हुआ, हमने कल आपको पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या थी कि एक मैक्सिमम लिमिट तक तो वो सहन कर पाता था इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उसके बाद बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लगते थे, यानी जो डाइलेक्ट्रिक थी उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते थे, ब्रेक होने लगते थे। हमने आपको ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके आप अगर ना ये क्लियर हो तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी जैसे ही हमने चार्ज बाहर से बढ़ाया, यहाँ पे डेंसिटी और पावरफुल हुई, डेंसिटी और पावरफुल होते ही ये क्या करेगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा पहुँच जाएगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये निगेटिव एयर के मॉलिक्यूल का निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। निगेटिव यहाँ पे आया तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जितना चार्ज पहले था उतना ही बना रहा, उतना ही बना रहा, और पॉजिटिव यहाँ निकल गया। फिर से एक बार समझिए इस चीज़ को, इस चीज़ को एक बार फिर से बता रहे हैं। ये एयर मॉलिक्यूल था जिसके पास माइनस भी था और प्लस भी था, और यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था। हमने मान लिया यहाँ पे अभी तक जो प्लस था वो 100 था, इतने तक तो वो सहन कर रहा था, मॉलिक्यूल में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, इन एयर मॉलिक्यूल्स में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, क्योंकि एयर एक गुड इंसुलेटर है, और ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होंगे, इस कंडक्टर के पास खींच के नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, 100 तक हमने क्या किया, चार्ज को थोड़ा 1 और बढ़ाया, चार्ज को 1 और बढ़ाया, 100 हमारे पास पहले से था, 1 और बढ़ाया, नहीं 101 कर दिया हमने। चार्ज को जैसे ही 101 किया, चार्ज को 101 करते ही क्या होगा, जैसे हमने चार्ज को 101 किया, चार्ज को 101 करते ही यहाँ पे एक चार्ज और बढ़ा, ये चार्ज बढ़ते ही यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल हो गया कि एयर का जो मॉलिक्यूल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसने क्या किया, तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जुड़ गया इस कंडक्टर के पास, कंडक्टर के पास कौन आया, माइनस, एक प्लस हमने जोड़ा था, 101 हुआ था, लेकिन तुरंत एक माइनस आके जुड़ा, एक माइनस आके जुड़ा, यानी जुड़ा कौन जुड़ा, एक माइनस। जैसे एक माइनस जुड़ा यानी फिर से कितना हो गया, 100। अब यहां से एक माइनस आ चुका था तो यहां क्या बच गया, प्लस, यहां क्या बच गया, प्लस बच गया। तो जो चार्ज हमने इस कंडक्टर को दिया था, देखिए वो बाहर चला गया, यानी लीक हो गया। वही तो बाल्टी में कर रहे थे, जो पानी हमने बाल्टी में भरा था वो बाहर चला गया। जो पानी हम बाल्टी में भर रहे थे, जो पानी हम बाल्टी में भर रहे थे वो बाहर जा रहा था, क्योंकि चार्ज ज़्यादा था, लीक हो रहा था। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ठीक इतना, हमने क्या किया, फिर से एक और बढ़ाया, हमने फिर से एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया, एक चार्ज इसको और दिया, वो दूसरी जगह आके उसने डेंसिटी बढ़ाई, यहाँ बढ़ा डेंसिटी। जैसे ही डेंसिटी यहाँ बढ़ी, फिर से अभी 100 तक तो सीमित था, ये 101 हो गया। हमने क्या किया, एक प्लस का एक और दिया, प्लस का एक देते ही ये 101 हो गया, 101 हो गया। लेकिन जैसे ही ये 101 हुआ, फिर से क्या किया इसने, जैसे ही ये 101 हुआ, 101 होते ही यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल हो गया कि इसने क्या किया, फिर से इस एयर के मॉलिक्यूल को खींच लिया। 100 तक नहीं खींच पा रहा था, याद रखिए 100 तक नहीं खींच पा रहा था, लेकिन जैसे 101 हुआ, इसने फिर से एयर के निगेटिव को अपनी ओर खींचा, आके जुड़ा, कौन जुड़ा, माइनस का 1, और फिर से कितना बचा, 100 बचा। यहाँ पे 100 बचा और ये प्लस निकल के बाहर आ गया, यानी जो प्लस हम दे तो रहे थे इस कंडक्टर को, लेकिन वो आ रहा था बाहर। ये है लीकेज, ये है लीकेज। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो इस प्रोसेस को हम लीकेज बोलते हैं, यानी कंडक्टर जितने इसकी खुद की कैपेसिटी है, हमने माना था कंडक्टर की कैपेसिटी 100 तक है, तो 100 तक चार्ज तक तो वो अपने पास रोकेगा, लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर बढ़ाएंगे, 101 करेंगे, तुरंत ये एयर मॉलिक्यूल
जो कि अभी बहुत मजबूती से बंधा हुआ था इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने पर इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। हमने आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहाँ के जो एक चार्ज हमने बढ़ाया था, एक माइनस आके उसको कैंसिल कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, फिर से कितना बचेगा 100, और जो चार्ज यहाँ बढ़ाया था वो निकल के बाहर आ जाएगा। इसको कहते हैं लीकेज। क्लियर? अच्छा, अगर हम यहाँ से एयर को हटा दें, समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ से एयर को हटा दें और कोई दूसरा मीडियम ले लें, एयर को हटा दें और कोई दूसरा मीडियम, कौन सा दूसरा मीडियम? जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा हो, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा हो। एयर से ज़्यादा का मतलब हमने कल आपको एक टेबल बनवाई थी, उसने हमने आपको बताया था कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 0.8 होती है। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.8 होती है, जबकि पेपर की 14 होती है। पेपर की कितनी होती है? 14। अच्छा, हमने एयर को हटा दिया और हमने इसके चारों तरफ पेपर लगा दिया, चारों तरफ पेपर लगाया। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं। एयर हमने हटा दी, हमने एयर हटा दी और चारों तरफ ऐसी कुछ व्यवस्था की, नहीं कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल, चारों तरफ ऐसा किया, एयर हटा के कोई दूसरा इंसुलेटर लिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा हो, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा हो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, इन मॉलिक्यूल्स के पास भी प्लस माइनस होगा, प्लस इधर होगा, माइनस इधर, क्योंकि माइनस इसको खींच रहा होगा, माइनस को ये चार्ज खींच रहा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस को ये चार्ज खींच तो रहा है अपनी तरफ, लेकिन ये अभी भी मजबूती से बंधा हुआ खींच नहीं पा रहा है। अभी तक इसके पास कितना चार्ज था? 100 था। अच्छा, हमने क्या किया? 100 से और बढ़ाया, हम बढ़ाते गए, चार्ज को 100 से बढ़ा के हमने 200 कर दिया, और हमने देखा कि अभी भी 200, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो चार्ज दिए वो 200 तक दिए, लेकिन अभी भी ये इन मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये और ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए, एयर के थोड़ा सा कमज़ोर थे, एयर के थोड़ा सा कमज़ोर थे, इसलिए 100 पे ही क्या हो जा रहे थे? 100 से ऊपर करने पे, एयर कितने से ऊपर? 100 से ऊपर करने पर ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के मॉलिक्यूल को खींच ले रहा था, एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा था। लेकिन एयर को हटा दिया, हमने कोई दूसरा इंसुलेटर लगा दिया जो कि ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ है। हमने अब क्या किया? हमने इसको चार्ज दिया 200 तक। कितना चार्ज दिया? 200 तक। और हमने देखा अभी भी ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे हैं। फिर से समझिए, एयर के मॉलिक्यूल में प्लस भी था, माइनस भी था। इस माइनस को खींच रहा था कौन? कंडक्टर। लेकिन इस माइनस को खींचने के लिए कितने फोर्स की जरूरत थी? 100 से ऊपर की, 100 से ऊपर की। माइनस खींच जा रहा था, हमने एयर को हटाया, कोई दूसरा मॉलिक्यूल रखा, इसमें भी प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन अब ये दोनों और ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं। अब इस माइनस को खींचने के लिए क्या हम 100 फोर्स ही दें? क्या 100 इस माइनस को खींच लेगा? क्योंकि इनकी मजबूती और बढ़ गई, और ज़्यादा मजबूती से बंधे होने पर ये 100 इनको नहीं खींच पाएगा, मतलब ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया? चार्ज को बढ़ाया और देखा 200 तक लिमिट, 200 तक वो बढ़ गया। लेकिन अब जैसे ही 200 के बाद हम एक दे रहे हैं तो 200 बर्न हो रहा है, लेकिन एक देते ही यहाँ पे एक की डेंसिटी बढ़ गई, एक चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होते ही इसने क्या किया? तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यानी एक आके जुड़ गया। कौन जुड़ा? माइनस का। तो फिर से 200 ही बचा, और वो माइनस जो एक्स्ट्रा हमने एक दिया था वो निकल के बाहर आ गया, यानी लीक हो गया। ये लीकेज अब 200 पे स्टार्ट हुआ, पहले लीकेज 100 पे स्टार्ट हो रहा था, अब 200 के बाद पे स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने क्या चेंज किया? मीडियम। हमने क्या चेंज किया? मीडियम। पहले मीडियम एयर था, अब मीडियम कुछ और हो गया, तो यानी लीकेज डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। लीकेज अगर मीडियम पे डिपेंड कर रहा तो पहले कंडक्टर कितना स्टोर कर पा रहा था? 100 को। पहले कंडक्टर स्टोर कर पा रहा था अपने पास 100 चार्ज को। अब ये कंडक्टर, यही कंडक्टर अपने पास कितने चार्ज को स्टोर कर पा रहा है? 200 को। तो हम इस तरह से साफ साफ कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? सबसे पहले तो साइज पे डिपेंड किया था, हमने आपको समझाया। दूसरा किस पे डिपेंड किया? सराउंडिंग मीडियम पे। सराउंडिंग मीडियम, यानी सराउंडिंग मीडियम, इसके चारों कौन सा मीडियम है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। देखिए हमने साफ साफ आपको समझाया, मीडियम को चेंज करने पे स्टोरेजेबिलिटी बढ़ गई। अभी पहले 100 ही स्टोर कर रहा था, अब और ज़्यादा स्टोर करने लगा। अच्छा, दूसरी चीज़, यानी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और जो लीकेज कैसे होता है ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, जो प्लस बाहर बचा, इस तरह से लीकेज हुआ। अच्छा, अगर हमें सारे मीडियम हटा दें और वैक्यूम कर दें,
अगर हम सारे मीडियम हटा दें, वैक्यूम कर दें, तो अब बाहर से वैक्यूम का मतलब चारों तरफ कुछ है ही नहीं। जब कुछ है बाहर से माइनस खींचने के लिए बचा ही नहीं। अब जब बाहर से कुछ माइनस खींचने के लिए बचा नहीं, यानी बाहर से कोई माइनस नहीं खींचा जा सकता, तो अब हम चाहे जितना चार्ज देते जाएं सब इसके पास ही रुकेगा, क्योंकि लीक होगा ही नहीं। लीकेज तो तब हुआ ना जब उसने बाहर के माइनस को अपनी ओर खींचा था। देखिए, जब बाहर के माइनस को खींचा था तो फिर से इसके पास उतना ही बचा, और जो माइनस खींच लिया तो प्लस निकल के बाहर चला गया। यानी यहाँ पे प्लस भी था, इस जो मीडियम चारों ओर था, जो चारों ओर मीडियम था उसके पास प्लस भी था और माइनस भी था, दोनों चीज थी। हम यहाँ पे जब प्लस बढ़ाते तो ये प्लस क्या करता था, इस माइनस को अपनी ओर खींच लेता था। यहाँ पे माइनस आने से एक प्लस कम हो जाता था, वो प्लस यहाँ बच जाता था, इसको हम लीकेज कहते थे। लेकिन अगर चारों तरफ मीडियम ही ना हो, चारों तरफ माइनस है ही नहीं, तो क्या इसका कोई भी प्लस किसी माइनस को खींच पाएगा? और जब माइनस को खींचेगा ही नहीं तो इसके पास एक कम नहीं होंगे। यानी तब हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज दे दें उतना स्टोर हो जाएगा। लेकिन जितना हम दे सके इतना स्टोर तो हो जाएगा, जितना चार्ज इसको आप दे देंगे, क्योंकि अगर चारों तरफ वैक्यूम हो तो इसको हम जितना चार्ज दे देंगे उतना स्टोर हो जाएगा। लेकिन बस डिपेंड इस पर करता है कि कितना हम दे सकते हैं, क्योंकि देने की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद हम नहीं दे पाएंगे। तो जितना हम दे सकते हैं उतना इसके पास स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? साइज और सराउंडिंग मीडियम पे। साइज पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटी का जो फॉर्मूला C=Q/V होता है, इस फॉर्मूले से चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो साइज पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, और एक चीज और, तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? अगर इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख दें, अगर हम इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख दें तो उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख दें तो उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो चीज़ बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल दो ही चीज़ें, साइज और मीडियम पे। क्लियर? तो इस तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने आपको कैपेसिटेंस अभी भी बताया। कैपेसिटेंस C=Q/V, डिफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ गिवन वोल्टेज टू द राइज इन पोटेंशियल। द रेशियो ऑफ गिवन वोल्टेज, द रेशियो ऑफ गिवन वोल्ट सॉरी द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द राइज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये डिपेंड किस पे करता है? साइज और मीडियम पे, कंडक्टर के साइज और उसके सराउंडिंग मीडियम पे। ठीक, अब इसकी यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो फॉर्मूले के हिसाब से C=Q/V, तो इस हिसाब से यूनिट क्या आएगी? क्योंकि वो यूनिट कूलाम, Q यानी चार्ज, इसकी यूनिट कूलाम, V की वोल्ट। तो कूलाम अपॉन वोल्ट यूनिट क्या होगी? कूलाम अपॉन वोल्ट या फिर फैरड। कूलाम अपॉन वोल्ट या फिर फैरड, ये इसकी यूनिट हुई। इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन निकालनी अगर आपको, तो आप कूलाम और वोल्ट दोनों की अलग अलग डायमेंशन निकाल, ये फैरड होती है, FARAD। आप कूलाम और वोल्ट दोनों की अलग अलग डायमेंशन निकाल लीजिए और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो कूलाम की डायमेंशन तो आप जानते हैं, कूलाम यानी चार्ज, जिसकी डायमेंशन होती है 80, चार्ज की डायमेंशन होती है 80। और वोल्ट यानी V का फॉर्मूला है W/Q, यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं, W की ml2 T⁻², और Q की अभी भी हमने देखा 80, यहाँ से आया ml2, T ऊपर गया T⁻³ T ऊपर गया T⁻³ A⁻⁻1, ये V की डायमेंशन आगे। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो कूलाम की डायमेंशन V 80 अपॉन वोल्ट, वोल्ट की डायमेंशन V ml2 T⁻³ A⁻⁻1, सब कुछ ऊपर गया तो m ऊपर गया m-1, l ऊपर गया l-2, t ऊपर गया तो T⁴ हो गया 314 और A2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। क्लियर? ये इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन हो गई। तो यूनिट होती है कूलाम अपॉन वोल्ट या फैरड, और डायमेंशन होती है m-1, l-2, T4, A2। अच्छा, अगर 1 फैरड को डिफाइन करना हो, अगर 1 फैरड को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर पूछा जाए 1 फैरड, वन फैरड कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं कि 1 फैरड इक्वल टू कूलाम अपॉन वोल्ट, यानी 1 कूलाम
अपॉन 1 वोल्ट। यानी अगर एक कूलाम चार्ज देने पर पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, यानी किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज, यानी किसी कंडक्टर को एक, यानी ये कोई कंडक्टर था, हम मान लेते ये कोई कंडक्टर है, और जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देते थे, तो इसका वोल्टेज बढ़ता था। कंडक्टर को चार्ज देते थे, इसका वोल्टेज बढ़ता था। तो ये अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम का चार्ज दिया जाए जिससे उसका वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए, किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो उसकी कैपेसिटी, उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। यानी किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 फैरेड। क्लियर?